हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो आज से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक नया सेशन, नया सीरीज शुरू हो रही है क्लास ट्वेल्थ की। तो हम क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल को शुरू करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस पॉलिटिकल के सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम की क्लासेस अभी रहने वाली हैं। अगर आपकी डिमांड रही तो इसकी क्लासेस इंग्लिश मीडियम में भी मैं अलग से ला दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट अभी हिंदी मीडियम वालों के लिए है, बट समझाया तो ऑब्वियसली हिंदी में ही जाता है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी ये क्लास लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपका बुक से छोड़ दिया गया है या फिर आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। जो मैं कह दूं बस उसको कंप्लीट कर लेना, उससे बाहर आपकी क्लास में या फिर सॉरी आपके चैप्टर में जो है इससे बाहर कुछ नहीं है, और आपके एग्जाम में इन क्लासेस से बाहर कुछ नहीं आने वाला। शेड्यूल में सबसे पहले आपको थोड़ा बता देता हूं कि हमारा शेड्यूल जो है, हर चैप्टर की 2 से 3 क्लासेस जो है, 2 से 3 क्लासेस पार्ट वाइज वह चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में 4th क्लास होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, मतलब ऑल ओवर एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। देन 5th क्लास होगी उसके लॉन्ग आंसर्स की। तो एक चैप्टर की 5 क्लासेस छोटी छोटी होंगी। देन उसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको उस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस जितना कहूँ उतना करते रहना, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही क्लासेस आगे कंटिन्यू आएंगी। पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी की क्लासेस भी धीरे 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 सब चीज़ें शुरू हो जाएगी। आपका रिस्पॉन्स एकदम बढ़िया आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। हमारे चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। सर, दो ध्रुवीयता का मतलब होता है कि दो नेशन, जैसे कि ये बीच में दीवार दिख रही है, एक नेशन, दो नेशन। दो नेशन के बीच में एक दीवार का टूट जाना मतलब कि एक दीवार जुड़ी हुई थी, उस दीवार का टूट जाना मतलब कि अंत हो जाना, मतलब कि दो अलग अलग नेशंस का एक नेशन बन जाना ही चैप्टर का पूरा थीम को समझा देता है कि दो ध्रुवीयता का यहाँ पर अंत हो चुका था। जो दो अलग अलग नेशन थे या दो दो अलग जो ग्रुप थे वो खत्म हो गए थे। उनमें से एक ही पावरफुल में था। कौन से ग्रुप थे ये, क्या चीजें थी, कौन से ऐसे ग्रुप थे जो अलग अलग थे, क्या वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड था, उसकी पूरी की पूरी जानकारी हम इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो आपको ये दीवार जो दिख रही है, इस दीवार के बारे में चर्चा करेंगे कि ये दीवार कहाँ है। आपको क्लास में याद करवाने की गारंटी मेरी है। उससे पहले हम इस चैप्टर की थीम को समझ लेते हैं, आखिर हुआ क्या था, क्या नहीं है, क्या नहीं है। सबसे पहले दो ध्रुवीयता के अंत के परिचय को हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं शीत युद्ध मतलब कि कोल्ड वॉर, जर्मनी का पुनर्गठन। तो जर्मनी में क्या होता है, पुनर्गठन का मतलब दोस्तों होता है कि ऐसी चीज जो अलग अलग होती है और बाद में एक हो जाती है। एक दीवार है बर्लिन की दीवार, ये जर्मनी में ही थी, ये जर्मनी है। इस जर्मनी में एक दीवार थी जो कि ये रही। ये दीवार का नाम था बर्लिन की दीवार, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। मतलब कि सर ये जर्मनी है और इस जर्मनी में बर्लिन इसकी राजधानी है, और बर्लिन में एक दीवार बनी हुई थी जो कि जर्मनी को डिवाइड करती थी दो खेमों में, दो नेशन में, दो अलग अलग ग्रुप्स में। सर वो ग्रुप कौन कौन से थे? सर एक तो वो ग्रुप था यूरोपियन संघ और एक था सर सोवियत संघ। ये दोनों क्या है, इनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में और इन्हीं चैप्टर्स में आगे डिटेल से समझेंगे, बट अभी बेसिक्स को देखते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी शीत युद्ध का प्रतीक दीवार खड़ा करना और शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। शीत युद्ध का मतलब ये नहीं होता कि बर्फ की गोले बना करके एक दूसरे ग्रुप दूसरे पर घेर रहे हैं, है ना। शीत युद्ध का बेसिक सा सेंस ये होता है कि बातचीत के माध्यम से युद्ध करना, डेवलपमेंट के माध्यम से युद्ध करना, है ना। हथियारों और ऐसे चीजों से युद्ध नहीं करना जिससे किसी को भी नुकसान हो। अब हम आपस में बात कर रहे हैं, कोई डिबेट कर रहे हैं, तो ये शीत युद्ध है, ये कोल्ड वॉर है। वैसे ही दोनों अलग अलग नेशन जो है, दोनों अलग अलग जो है वो क्या कर रहे थे, वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, बट बातों की वजह से मैं तेरे से आगे निकल जाऊंगा, मैं तेरे से आगे निकल जाऊंगा, कुछ ऐसा। आप अपनी बुक में देखोगे तो बर्लिन की दीवार के बारे में आपको यहाँ पर
देखो इस प्रकार से आपको ये जो इमेज लगाई है मैंने, यहाँ पर स्टेटमेंट देखने को मिलेगा बर्लिन की दीवार के बारे में, और ये जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने इमेज आपके लिए यहाँ पर ये लगाई है ताकि आप अपने बुक में इसे अच्छे से ढूंढ पाए। अब देखो, अब हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि दीवार का गिरना। सबसे पहले दीवार कब गिरी ये, तो सर ये दीवार 1989 को ये दीवार है वो गिर चुकी थी। अब किसने गिराया, सर ये आम जनता ने गिराया था। आम जनता ने क्यों गिराया, कैसे गिराया, धीरे धीरे सब समझेंगे। सबसे पहले याद क्या रखना है सर हमें याद ये रखना है कि ये दीवार गिरी कब थी। तो गिरेगी तब जब ये बनेगी, तो उसको हम इसमें डिटेल से समझेंगे, अभी इस पर फोकस करो। अब ऐतिहासिक परिणाम क्या निकला, भाई दीवार तो गिर गई बट इसका रिजल्ट क्या निकला, ऐतिहासिक घटनाओं का श्रृंखला शुरू हुई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलो। शीत युद्ध की समाप्ति, मतलब कोल्ड वॉर समाप्त हो गया जैसे ही ये दीवार गिरी। ये देखो ये लोग हैं इस दीवार को तोड़ रहे हैं, जैसे ही ये दीवार टूटी, मतलब कि ये जो जर्मनी है, ये जो जर्मनी थी जो कि अलग अलग थी, ये अब एक हो गई। जब जर्मनी एक हो गई तो दो ध्रुवीयता जो था वो भी एक हो गया। अब जब एक होगा तो शीत युद्ध भी खत्म होगा। अब जब एक ही नेशन है, वो एक ही ग्रुप है, वो अपने साथ थोड़ी लड़ेगा, वो अलग तो थोड़ी लड़ेगा, वो अपने साथ ही थोड़ी लड़ेगा, ऐसा है। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण, मतलब जर्मनी है वो अलग अलग थी, वो एक हो चुकी है, ठीक है, एकीकरण हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है साम्यवादी शासकों का पतन। साम्यवाद का मतलब सिंपल से क्या होता है, जो जिसमें सरकार ही सब कुछ करती है, नौकरी सरकार देती है, सारे के सारे काम सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ही सब कुछ अप्लाई करती है, सारी नीतियां सब कुछ गवर्नमेंट करती है, व्यापार, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सब कुछ व्यवहार गवर्नमेंट करती है अपने हिसाब से। तो गवर्नमेंट के जो साम्यवादी शासकों का पतन हो गया, मतलब कि अंत हो गया, खत्म हो गए। पूर्वी मतलब ईस्ट यूरोप के जो 8 देश है ना, 8 देशों में जनता के प्रदर्शन में साम्यवादी शासकों को बदल डाला, मतलब कि ईस्ट यूरोप का। अब यूरोप के ईस्ट यूरोप में मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यूरोप बहुत बड़ा है था, तो ईस्ट के यूरोप जो है वो डेवलपमेंट था, वहीं पर यूरोपियन संघ जिसे बोलते हैं हम, वहीं पर एक ताकत थी मेन। तो उसमें 8 देश जो है वैसे जो साम्यवादी जहां पर खत्म हो गया था। लास्ट पॉइंट है जो सोवियत संघ का विघटन हो गया, मतलब सोवियत संघ है जो कि टूट गया था यहाँ पर, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं, अभी हम देखेंगे बर्लिन की दीवार के बारे में, कि भाई बर्लिन की दीवार क्या थी क्या नहीं थी, उसके बारे में डिटेलिंग से हम जानेंगे। बर्लिन की दीवार सर याद करना है हमें, क्या याद करना है सर, ये दीवार किसका प्रतीक थी। क्वेश्चन आ गया बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी, तो सर आप लिख दोगे यह है बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच विभाजन था। ये एक बना रहा हूं पूरा वर्ड इसका, एक बर्लिन की दीवार है, इससे इधर वाले जो थे मतलब अमेरिका वगैरह जो था वो पूंजीवाद का था, और इधर का जो यूरोप था ये था साम्यवाद का। तो याद रखना, क्या याद रखोगे कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी, पूंजीवादी दुनिया व साम्यवादी दुनिया के बीच का विभाजन थी, डिवर्जन थी, ठीक है। पूंजीवादी दुनिया कौन, अमेरिका, साम्यवादी दुनिया कौन, यूरोप वाले देश, जो पूर्वी यूरोप जो मैंने नाम बोला था 8 देश वो वाले। सर एक पॉइंट याद हो गया बर्लिन की दीवार का, एग्जाम में आ गया 1 नंबर में सर लिख देंगे, तो 1 नंबर हमारा अगर आ जाता है तो यहां से ये पक्का हो गया, ठीक है सर नेक्स्ट पॉइंट है कि सर एमसीक्यूज में आ गया कि बर्लिन की दीवार कब बनी, तो सर 1961 में बनी, हम लिख देंगे सर, क्या कोई दिक्कत है, हम लिख देंगे। क्या है सर, ये दीवार पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को, मैंने बोला कि भाई ये भी जर्मनी है, जर्मनी में भी बर्लिन है, बर्लिन को भी अलग कर रही है ये, और इसके बाद में जर्मनी को तो अलग कर ही रही है। ये चीज देखिए सर, इसकी लंबाई कितनी थी, 150 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, और यह दीवार 28 सालों तक खड़ी रही। सर क्वेश्चन आ गया बर्लिन की दीवार के बारे में लिखो, या कब बनी, तो सर 1961 में बनी, मेरे साथ याद करो 1961 में बनी। कितने किलोमीटर लंबी थी, 150 किलोमीटर लंबी थी। कितने साल तक खड़ी रही, तो 28 साल तक खड़ी रही, ठीक है सर। अब सर ये बनी तो ये टूटी कब, टूटने के कारण क्या हुआ, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, है ना। तो ये कब टूटी सर, 1989 को, 9 नवंबर 1989 को ये टूट गई, ठीक है सर, ये टूट गई। अभी ये चीजें याद रखने वाली होगी। नेक्स्ट है साम्यवाद की समाप्ति। साम्यवाद कैसे, क्योंकि पूंजीवाद वाला जो वर्ग था, अमेरिका वाले जीत गए और यूरोपियन वाले हार गए। क्यों, क्योंकि साम्यवादी कहीं ना कहीं गलत है। ये हम आगे डिटेल में जानेंगे साम्यवादी क्यों गलत है क्यों नहीं गलत है, वो आगे देखेंगे। बट अभी तक इतना याद रखो कि साम्यवादी खेमा है जो वो हार गया, या फिर जो साम्यवाद है वो समाप्त हो गया, जर्मनी का एकीकरण होने के साम्यवाद खत्म हो गया। निष्कर्ष क्या निकलता है, उपयुक्त बिंदुओं में यह स्पष्ट हो जाता है कि अंत तक और नए विश्व
स्वास्थ्य की शुरुआत है, व्यवस्था की जो शुरुआत है वो प्रत्येक माना जाता है जोड़। अभी सर इसमें मेन पॉइंट है वो हमें याद रखना है, बस सिंपल सा। एक तो ये कब बनी, एक इसकी लंबाई, एक इसकी कितने साल तक खड़ी रही, एक इस ये टूटी कब, और एक ये क्या डिवाइजन करती थी ये, और शीत युद्ध का अंत हो गया इसमें, ये याद रखना है आपको, और जर्मनी का एकीकरण। बस इस स्लाइड में आपको इतनी ही चीजें यहां से याद करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सोवियत सिस्टम था क्या है सोवियत प्रणाली। अब सोवियत सिस्टम के बारे में डिटेल से देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बुक में आपको डिटेलिंग से मिलेगा कहानी वहानी, अगर वो पूरी डिटेल से आपको पढ़ना है समझने के लिए। यहां पर मैं एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला जो मैं पढ़ा रहा हूं, पूरा अभी आगे की जो क्लासेस लाऊंगा उनमें से उससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। बट अगर आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैं कैप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा और जीमेल भी डाल दूंगा, वहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके मेरे ग्रुप में या मेरे कोर्स में है वो जुड़ सकते हो। मेरा कोर्स बहुत ही कम रुपयों में आपको बहुत ही अच्छी एजुकेशन दिलवाएगा। उसमें आपको पीपीटी मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, ये क्लासेस तो मिल ही रही है, उसके अलावा मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा और आपको बुक की लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, पीपीटी के साथ भी पढ़ाऊंगा, और आपकी लाइव क्लासेस फेस टू फेस वाली क्लासेस होने वाली है दोस्तों। तो पॉइंट टू पॉइंट पर आते हैं अपने वापस से। हम बढ़ रहे हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। तो सोवियत प्रणाली क्या थी इसके बारे में जानते हैं। सोवियत प्रणाली मतलब कि सोवियत सिस्टम सर, सोवियत सिस्टम की स्थापना कब हुई, 1917 में। रशिया रेवोल्यूशन मतलब कि रूसी क्रांति, ये आपने क्लास 10th या क्लास 9th में पढ़ा होगा कि रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति क्यों हुई थी ये आप कमेंट में मुझे बताइए कि रूसी क्रांति क्यों हुई थी। मैं भी देखूंगा क्लास 9th में क्लास 10th में कितना पढ़ के आए हो। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। इसका नेतृत्व सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया था। सोवियत यूनियन ने इस जो संधि हुई थी ना, सॉरी ये जो क्रांति हुई थी, इसका नेतृत्व किसने किया था, सोवियत यूनियन इसने किया था। यह एक साम्यवादी व्यवस्था थी। साम्यवाद मैंने आपको बता दिया, बार बार मैं एक ही वर्ड को नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पहले ही मैं साम्यवाद का मतलब बता के आ चुका हूं। आगे चैप्टर में आएगा साम्यवाद, तो आपके वो वर्ड है वो क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। इसमें उत्पादन के साधनों जैसे कारखानों, भूमि, खाद्यान्न व राज्य का स्वामित्व था। राज्य मैंने बोला साम्यवाद का मतलब जिसमें राज्य मतलब कि सरकार का नियंत्रण होता है, वही क्या होता है, साम्यवाद होता है। समझ में आ गया, साम्यवाद रिटर्न में भी दे दिया आपको मैंने। नेक्स्ट, निजी संपत्ति और निजी उद्योगों को सीमित रखा जाता है। साम्यवाद के अंतर्गत ही क्या पॉइंट आ गया, पर्सनल आपका जो भी है उसको सीमित ही रखा जाता है। कुछ फील्ड में होगा जो आपका सीमित होता है, जैसे घर आपका होगा, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट देखती थी, ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट ही देखती थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था का संचालन सरकार द्वारा, हर चीज सरकार द्वारा। मैंने आपको पहले ही बता दी है ये सारी चीज, साम्यवाद का मतलब। ठीक है, एक दलीय राजनीति मतलब एक ही दल होता था, वो कौन था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। ये एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का प्रभाव जो प्रभुत्व है वो हमें देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है सर, ये हमें यूरोप में देखने को मिलता है, ईस्ट यूरोप के देशों में देखने को मिलता है। तो अभी तक क्या समझे सर, साम्यवाद क्या है हम ये समझ गए। सर सोवियत प्रणाली क्या थी वो सर हम समझ गए, सोवियत प्रणाली ये थी। सोवियत प्रणाली बेसिक से यही सारी चीज है। सोवियत प्रणाली, साम्यवाद कह दो, सोवियत प्रणाली कह दो। ये कहां थी सर, यूरोप के देशों में थी, जहां पर सारा नियंत्रण क्या था। अगर आ जाए सोवियत प्रणाली क्या होती, ये 4-5 पॉइंट लिखाना। अगर कोई नंबर काट दे तो मैं यहां पर बैठा, कोई नंबर नहीं काटेगा, एज इट इज ये पॉइंट लिखाना। 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो अगर बड़े में आता है तो सिर्फ इतना नहीं पूछेगा, इसके साथ और भी चीजें पूछेगा, जैसे कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं भी आपको पूछ लेगा। तो विशेषताओं में 3 विशेषताओं पर हम सबसे पहले ध्यान देंगे। हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझोगे तो बेटर रहेगा। देखो आपको एग्जाम में कैसे कॉपी बेटर बनाना है, तो आपको जैसे कि यहाँ पर लिखना है विशेषताएं लिख के यूं 3 चार्ट बनाना है, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर इनको डिवाइड करना है 1 2 3। ऐसे अगर आप करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स देगा टीचर, अट्रैक्टिव लगेगी आपकी कॉपी। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक विशेषता। सबसे पहले आर्थिक विशेषता की बात करते हैं। सर आर्थिक विशेषता में केंद्रीकृत नियोजन अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी थी, और उत्पादन व वितरण में सरकार का नियंत्रण था, और बाहरी उद्योगों के विकास पर भी जोर था। मतलब कि आप किसी भी चीज में ले लो, सरकार का नियंत्रण था। आर्थिक में क्या क्या चीजें आती है, आर्थिक में अर्थव्यवस्था आती है सर,
ठीक है, उत्पादन आता है कि नहीं आता, उद्योग आते हैं कि नहीं आते, बस 3 पॉइंट याद कर लो और आगे लगा दो, सरकार का नियंत्रण था, सरकार का नियंत्रण था और सरकार का नियंत्रण, ये इकोनॉमी विशेषता होगी। है कोई कठिन चीज नहीं है। अब पॉलिटिकल में क्या क्या आता है सर, एक दलीय शासन व्यवस्था आती है सर, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आती है, सरकार और पार्टी आती है, सारी चीजों पर एक ही गवर्नमेंट थी, एक दलीय। पहले बता दिया मैंने, एक दलीय मतलब एक ही दल था, क्या नाम था सर, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम था, ठीक है। दूसरा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का अभाव। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि तो कोई दूसरी पार्टी हो जो उनको उनको लड़े उनके साथ, ठीक है। जैसे इधर बीजेपी और कांग्रेस है ना, तो हमारे देश में अलग अलग पार्टियां हैं, बट वहां पर अलग अलग पार्टी नहीं थी, एक ही पार्टी थी, बस उसी को वोट देते थे और उसी वही जीतती थी। तो ये क्या पॉलिटिकल सिस्टम हुआ, गलत। तो ये गलत था ना सोवियत सिस्टम, तो ये गलत था। फिर तीसरी विशेषता, सरकार और पार्टी का मजबूत नियंत्रण। सरकार और पार्टी का पावर में थी पूरी सरकार, एक ही पार्टी थी यार और एक ही सरकार थी, एक ही गवर्नमेंट थी, तो ऑब्वियसली सी बात है नियंत्रण इसी का होगा, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट है सोशलिस्ट विशेषताएं, सोशलिज्म। अब सामाजिक विशेषताएं क्या थी, सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी, ठीक है। महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार थे और रोजगार की गारंटी थी। हाँ, एक इसमें अच्छी चीज देखने को मिल सकती है, तो ये टर्म एंड कंडीशन थी, ये काफी थोड़ी बेटर देखने को मिलती है हमें पूंजीवाद के बेसिस पर। पूंजीवाद में ये चीजें नहीं थी, बट ये सारी चीजें उसमें नहीं थी, ये अच्छा चीजें पूंजीवाद में, बट ये एक पूंजीवाद में नहीं है, बट ये सोवियत में है। तो ये आपको सिर्फ इतने पॉइंट याद करने हैं सर। इकोनॉमी में बस सरकार का नियंत्रण था सब में, कौन कौन सी चीजों में वो आप याद कर लेना ना, कौन कौन सी चीजों में, कौन कौन सी चीजें मैंने अभी बताई है आपको, तो वो चीजें आपको यहाँ पर याद करनी है। जैसे केंद्रीय वाला वितरण था, उद्योगों पर नियंत्रण था, एक दलीय प्रभुत्व था, पॉलिटिकल में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, सरकार एक ही थी, और यहाँ पर ये अच्छी चीजें हैं गुड वाली की, शिक्षा स्वास्थ्य अच्छी थी, महिलाओं वाला और रोजगार की गारंटी थी। की पॉइंट बना लिया करो, केंद्रीय नियोजन, उत्पादन, उद्योग, यहाँ पर एक दलीय, प्रतिस्पर्धा और सरकार, यहाँ पर शिक्षा, महिला और रोजगार, ऐसे ऑल ओवर। इसका निष्कर्ष क्या निकला, सोवियत प्रणाली में क्या था कि शिक्षा व्यवस्था, उद्योगीकरण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता में कमी, नौकरशाही और अर्थव्यवस्था के कारण 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। मतलब इसमें कुछ चीजें तो अच्छी थी, जैसे ये वाला चीज टर्म एंड कंडीशन बताई, ये तो अच्छी थी सोवियत संघ में, सोवियत प्रणाली में, बट जो ये वाली जो दो चीजें है ना, ये रॉन्ग थी। इस कारण से क्या हुआ कि 1991 में सोवियत सिस्टम का गलत हो। अब अपनी कॉपी में, नोट्स वाली कॉपी में ये लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला है वो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज में कि सोवियत प्रणाली का गठन है वो, सॉरी विघटन है, कब हुआ, तो आप लिख देना 1991 में हुआ था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब आगे जानेंगे, आराम से चलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट है गोरबाचेव और सोवियत संघ में परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन आया, गोरबाचेव जी का नाम याद रखना, बहुत ही अच्छे नेता हमें देखने को मिलते हैं ये यूरोप के, जिन्होंने काफी अच्छा। सबसे पहले हम गोरबाचेव जी के बारे में जान लेते हैं कि ये है कौन। 1958 में मिखाइल गोरबाचेव सोवियत संघ के नेता बने। सोवियत जो संघ है उसका मेन लीडर कौन बना, कब बना, 1985 को बना। कौन बना, मिखाइल गोरबाचेव। सन और नाम इनका आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उस समय सोवियत संघ आर्थिक व राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, ठीक है, और पूर्वी यूरोप में साम्यवादी देश में भी परिवर्तन की लहर शुरू हुई। मतलब जनता जो है वो कह रही थी यार हमें परिवर्तन चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, है ना। 1985 की बात है, 1991 में तो गठन ही हो गया 5-6 साल बाद। तो इनका इन बंदे का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने एक बात बोली, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो ये कोटेशन अगर आप लिख के आते हो तो एग्जामिनर नंबर देगा कि नहीं देगा, आप परिवर्तन ही जीवन का नियम है ये लिख करके। ये क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि इन्हीं के कारण क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, साम्यवाद खत्म हो गया और पूंजीवाद वहां पर भी आ गया। यस एंड नो, कमेंट करो यस सर। अब देखो नेक्स्ट है गोरबाचेव की नीतियां। क्या क्या नीतियां थी इस बंदी ने, क्या क्या किया, आर्थिक और राजनीतिक सुधार किया, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा दिया, मतलब एक ही पार्टी डेमोक्रेटिक को बढ़ावा दिया। तीसरा, जनता को अधिक स्वतंत्र बनाए। जनता ने स्वतंत्रता देखी ही नहीं थी, जैसे ही जनता को स्वतंत्रता मिली जनता भूखी हो गई स्वतंत्रता, अरे यार हम ऐसे भी रह सकते हैं, ऐसे भी लोग रह सकते हैं। इससे जनता के अंदर और मनोबल हुआ कि यार हमें और आजादी चाहिए, और आजादी चाहिए। वो हम आगे देखेंगे।
पूर्वी यूरोप के देशों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। मतलब पूर्वी अंदर के मामले है ना जो यूरोप के, उसमें नहीं, उसने अपनी बारी बारी नीतियां चलाई, आर्थिक सुधार किया और लोकतंत्र को बनाया, जनता को अधिक स्वतंत्रता देने का प्रयास किया, ये सब चीजें उसने की। जबकि पहले सोवियत संघ ऐसा करता था, मतलब कि पूर्वी यूरोप पहले पहले क्या करता था, आंतरिक हस्तक्षेप करता था पहले के जो नेता थे, बट इस बंदे ने ऐसा नहीं किया। ये नीतियां आ गई। अब नीतियों में ये पॉइंट लिख देना, नंबर काट ले तो कोई नहीं काटेगा। अब इसके रिजल्ट्स क्या निकले देखो, इसके रिजल्ट्स निकले पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकार एक एक करके गिरने लगी। क्यों गिरने लगी? देखो पूर्वी साम्यवादी सरकार एक एक, क्योंकि जनता को यह पता चल गया कि यार आज तक हमारे साथ ये गलत करते आ रहे हैं। अब जब गोरबाचेव जी ने इस जनता को स्वतंत्रता दिखा दी ना, तब ये जनता नहीं मानी कि भाई हम तो स्वतंत्रता चाहिए हमें। तो फिर सोवियत संघ के भीतर ही संकट गहरे होने लगे, मतलब आपस में भी सोवियत संघ में लड़ाइयां होने लगी नेता वगैरह के बीच में। फिर कम्युनिस्ट पार्टी में कई नेता ने इस सुधार का विरोध किया, इस सुधार का विरोध भी किया, पर चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछताने से क्या होए। मतलब जनता को ये पता चल गया यार हमारे साथ ऐसा हो रहा है, फिर कुछ नहीं कर पाई, जनता ही सर्वोपरि होती है। निष्कर्ष इसका निकला कि गोरबाचेव के सुधारों ने सोवियत संघ और लोकतांत्रिक परिवर्तन की शुरुआत की, लेकिन यह परिवर्तन आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण भी बने। मतलब यही कारण थे जो मैं अब आ गया सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखूं, आगे पढ़ाऊंगा आपको, कारण मैं अलग से पढ़ाऊंगा पूरा, बट उसमें आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, गोरबाचेव की सारी नीतियों को उस पॉइंट में ऐड कर सकते हो कि। तो हमें इसमें क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी इथिक्स भी करनी है ना। तो ये आ गया, इसका मैंने परिचय आपको अच्छे से करवा दिया, इसकी नीतियां बता दी, इसके रिजल्ट्स भी मैंने आपको बता दी। इन्हीं को डिटेल से आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, इसको आगे डिटेल से और समझेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। क्यों हुआ सोवियत संघ का विघटन, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखो विघटन की प्रक्रिया क्या रही कि 1991 में क्या होता है बच्चों की तख्ता पलट हो जाता है। अब तख्ता पलट का मतलब क्या समझूं मैं, कि जो गोरबाचेव जी है वो यहाँ पर हट जाते हैं और एक नया नेता आ जाते हैं, उनका नाम भी जाने की पेशेंस रखो, येत्सिनी, ये रहा येत्सिनी। सबसे पहले देखो 1991 को कम्युनिस्ट पार्टी में कंट्रपंथी का मतलब होता है क्रूर नेता, कट्टरपंथी, मतलब कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होना चाहिए, कुछ भी करो, रोक सको तो रोक लो, ऐसा कुछ कट्टरपंथी। जनता ने इसका विरोध किया, पुरानी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि जनता को ये बंदा स्वाद चखा चुका था कि नहीं चुका था, किसका? स्वतंत्रता का। अब एक बार जब स्वतंत्रता का जनता स्वाद चख लेगी तो उसके बाद में इसकी बात नहीं मानेंगे ना। आगे देखो, रूस के नेता बोरिस येल्त्सिन ने तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइट, ठीक है। सोवियत संघ का अंत कैसे हुआ सर, देखते हैं। विभिन्न गणराज्यों में केंद्र में नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया, केंद्र के नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया जनता वगैरह ने। फिर सत्ता मास्को के गणराज्यों की ओर स्थानांतरण होने लगी, मतलब सत्ता है ना वो दूसरे राज्यों पर जाने लगी। फिर दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। नाम याद होना चाहिए, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, और डेट याद होनी चाहिए, और महीना भी याद कर लेना कि दिसंबर में। इंपॉर्टेंट लाइन है कि कब हुआ इसका अंत और कैसे हुआ। रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने इसके अंत की घोषणा जो है वो की थी। लास्ट लाइन है, सोवियत संघ के विघटन हो गया और उसका स्थान पर स्वतंत्रता गणराज्य बना, स्वतंत्र हो गया। तो सबसे अहम भूमिका किस बंदे की? इस बंदे की। निष्कर्ष क्या निकला कि गोरबाचेव के सुधारों ने परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक संकट के कारण 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया। इस बंदे ने शुरू की प्रक्रिया और फिर धीरे धीरे सोवियत संघ अंत हो गया। एक पंक्ति में समझाऊं तो आपको मैं, गोरबाचेव की सुधार नीतियों और गण राज्यों की बढ़ती स्वतंत्रता की मांग ने सोवियत संगठन के विघटन के मार्ग को प्रशस्त किया। मतलब एक तो इसके सुधारों के कारण और एक स्वतंत्रता की मांग के कारण, इन दोनों के कारण सोवियत संघ का खत्म होना निश्चित हो गया। आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसमें आपको पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझा दिया मैंने, क्या था क्या नहीं था। अब हम आगे की क्लास में मैप से समझेंगे और डिटेलिंग से समझेंगे अच्छी चीजों को, बट एक बात याद रखना, इससे बाहर नहीं आने वाला है।
और मैं आपको आंसर राइटिंग भी करके सिखाऊंगा। आपको हर टॉपिक का एक परफेक्ट आंसर दे दूंगा कि कोई भी आंसर क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से तो आप प्रॉपर ये चीज लिखा ना, आपको नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। तो आप उसी प्रकार से कीजिएगा, आपके नंबर बहुत बढ़िया आएंगे। एमसीक्यूज के अलग सीजन चलेगा, ठीक है, और पीवाईक्यूज का अलग, सारे सिस्टम धीरे धीरे चलने वाले हैं। बट आपका साथ चाहिए। आप अगर साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे चैनल को, हमारे इस परिवार को और बड़ा करोगे और शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को शेयर करो, झलना नहीं है हमें, वो आगे निकल जाएगा। सबको हमें नॉलेज जब हम बढ़ाएंगे तब हमारा नॉलेज भी ज्यादा बढ़ेगा। और कंपटीशन रखो अपने दोस्तों से, कंपटीशन रखोगे तो और बेटर यहाँ पर आप कर पाओगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, शेयर जरूर कर दो चैनल को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक। ठीक है गाइस, बाय बाय।